चलो, आज का काम तो हो चुका। नीर, नीर, बेटा जरा बाहर आकर मेरा सामान तो अंदर ले जा। नीर, नीर, अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? नीर। बेचारा गोपाल शाम को काम से लौटने के बाद जब उसने नीर की आवाज नहीं सुनी तो वो घबरा गया और घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा नीर की आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप गोपाल की ओर देख रहा था। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी जिसे देखकर गोपाल चौंक गया। नीर, बेटा नीर, क्या हुआ मेरे बच्चे? और ये कौन है? मेरा नाम निया है। मैं एक जल परी हूँ। क्या? जल परी? लेकिन ये कैसे संभव है? पापा, मैं बताता हूँ। नीर की आवाज की गंभीरता सुनकर गोपाल शांत हो गया और उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। नीर ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका असली घर कौन सा है। ये सब सुनकर गोपाल घबरा गया और बहुत भावुक हो गया। क्या तुम एटलांटिस के राजकुमार हो? हाँ, ये सच है पापा, और तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारी जरूरत वहां ज्यादा है, जो कि तुम्हारा असली घर है। जिस पल मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि एक दिन आएगा जब तुम्हें जाना होगा, और आज वही दिन है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ मेरे बच्चे, अपने घर जाओ और जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। जाओ मेरे बेटे। जी पापा। गोपाल की बात सुनते ही नीर अपने वापसी के सफर पर निकल पड़ा और देखते ही देखते समंदर की लहरों में समा गया। समंदर के मध्य में पहुंचते ही निया ने अपनी जादुई छड़ी से पानी की एक सुरंग बनाई और उस रहस्यमयी सुरंग से कुछ ही पलों में वे दोनों हजारों मील नीचे अटलांटिस पहुंच गए, जहां का नजारा देखकर नीर हैरान और नाराज हो गया। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। शार्क राज ने सब कुछ बदल दिया है। हमारे राज्य का प्रतीक, हमारे लोग, सब कुछ। बरसों बाद अपने घर लौटने के बाद जो दृश्य नीर ने देखा, उसने उसे बेहद मायूस कर दिया था। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी, लेकिन अफसोस, अटलांटिस में उनकी याद की कोई भी चीज बाकी नहीं थी। मैं समझती हूँ कि तुम नाराज और दुखी हो, किंतु ये वक्त नाराज होने का नहीं है। तुम यहाँ किसी मकसद से आए हो, तुम्हें वो पूरा करना है और हमें अपने इस राज्य और प्रजा को उस दानव से मुक्त कराना है। हाँ, मैं जानता हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। चलो अब काम पर लगते हैं। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अटलांटिस लौटते ही नीर पूरे जोश के साथ अपना काम शुरू करना चाहता था, जिसमें उसे राज्य के पुराने सैनिकों और राजा के वफादारों का साथ मिला। राजा के वफादारों, आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो पूरा कर दिया। इस राज्य का असली वारिस नीर वापस आ चुका है। सैनिक ने निया की बात सुनते ही जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो भावुक हो गया और रोने लगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। आप वापस आ गए। आप सच में वापस आ गए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप हैं कौन? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं वही हूँ जिसने राजा के आदेश पर आपको समुद्र के उस पार इंसानों के बीच छोड़ा था। वैसे तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए था, लेकिन उस समय समुद्र में महायुद्ध शुरू हो गया था। मुझे राज्य और रानी की चिंता होने लगी थी, इसीलिए मैंने वहां मौजूद एक मछुआरे को देखकर आपको वहां छोड़ दिया था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं राजा और रानी को नहीं बचा पाया। क्या? हाँ राजकुमार, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तब से लेकर आज तक मैंने शार्क राज से छुपकर यहाँ एक गुप्त सेना तैयार कर रखी है, जो समय आने पर शार्क राज के राज्य को कुचल कर रख देगी। और देखिए, आज सालों की तपस्या के बाद मेरी सेना तैयार है। बस इस सेना को एक ही इंतजार था, आपके आने का। लेकिन निया ने वो भी इंतजार खत्म कर दिया। आपने इतने सालों तक जो संयम और निष्ठा दिखाई है, वो सच में सराहनीय है। मैं आपका आभारी हूँ। वैसे तो मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अगर शांति के लिए युद्ध करना पड़े
तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूरे राज्य में कह दीजिए कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होने वाला है। नीर के आने से पूरे अटलांटिस में विद्रोह की लहर दौड़ गई। जो लोग शार्क राज के आतंक से डरे हुए थे, उन्होंने उसके विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। लोगों ने दीवारों पर बने शार्क राज के चिन्ह मिटाने शुरू किए। उसके बनाए नियमों का उल्लंघन होने लगा, जिससे शार्क राज आग बबूला हो गया। ओह, तो एक राजकुमार जो एक मछुआरे के साथ रहा, वो मुझे चुनौती देगा? कितना भोला है वो। उसे पता नहीं है कि उसका सामना किससे होगा। मैं शार्क हूँ, शार्क राज। मैं उसे मेरे सिंहासन तक भी पहुँचने नहीं दूंगा। आग दोनों तरफ से लग चुकी थी। नीर और पुराने सैनिकों ने जल कवच निकाले। सागर तल से छिपे अस्त्र सामने आए। नीर को उसके पूर्वजों का त्रिशूल सौंपा गया, त्रिनेत्र, एक ऐसा शस्त्र जो किसी भी चीज को भेद कर उसके 4 टुकड़े कर सकता था। साथ ही उसकी सेना में बड़े बड़े मत्स्य सेनानी भी शामिल हुए, जैसे कि महाकाय ऑक्टोपस, विशाल कछुए, नील नाग, ऐसे पुराने लेकिन सबसे ताकतवर आप भी। वो सब नीर के साथ थे, जिनके सामने शार्क राज का टिकना नामुमकिन था। और देखते ही देखते युद्ध का दिन आ गया। महायुद्ध अटलांटिस के ठीक बाहर नीलसर नामक मैदान पर हुआ, जहां जल की धाराएं आपस में टकराती थीं। शार्क राज और नीर आमने सामने सेना के साथ खड़े थे। आखिरकार हम एक दूसरे के सामने आ ही चुके हैं, लेकिन ये युद्ध शुरू होने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये राज्य मेरा नहीं, हम सबका है। आप सब मेरे हैं और मैं आपका। सदियों से जिस शत्रु ने अपने इस पवित्र राज्य को अपनी क्रूरता से अपवित्र कर दिया था, अब उसके अत्याचारों का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इसीलिए साथ रहें और शांति का ये युद्ध शुरू करें। नील के ऐलान करते ही सारे सैनिक एक दूसरे से भिड़ने लगे। शार्क राज ने अपने हजारों सैनिक भेजे, शार्क योद्धा, केकड़ा सेनाएं, किंतु वर्षों की पीड़ा से जूझते लोगों और पुराने सेनानियों के सामने शार्क राज की सेना फीकी पड़ती गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे सैनिक उस 2 कौड़ी के बच्चे की सेना के सामने हार कैसे सकते हैं? ये नए जमाने का नया मसीहा है शार्क राज। उससे टकराना इतना आसान तो नहीं होगा। दूत की बात सुनकर शार्क राज गुस्से से भर गया। अंततः शार्क राज स्वयं मैदान में उतरा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और हाथ में था काल शंख, एक ऐसा शंख जो जल में जहर घोल सकता था। शार्क राज देख रहा था कि नीर अपनी त्रिशूल से दुश्मनों को भेद रहा है, उन पर भारी पड़ रहा है। तभी नीर, तू चाहे जो भी हो, तेरा अंत आज निश्चित है। शार्क राज ने काल शंख बजाना शुरू किया और गजब हो गया। उस काल शंख से नीली जहरीली धाराएं बाहर निकलने लगी और चंद पलों में वो धाराएं समंदर में जहर घोलने लगी, जिसके कारण नीर की सेना कमजोर पड़ने लगी, मरने लगी। किंतु शार्क राज और उसकी सेना पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमसे जीत नहीं सकते। शार्क राज नहीं जीत सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी अचानक निया वहां आ गई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सारा जहर अपनी छड़ी में समा लिया, जिसके कारण नीर और उसकी सेना बच गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए शार्क राज, किंतु ये समय चिल्लाने का नहीं, भागने का है। नीर हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए अभी लड़ने की बजाय भागना ही उचित रहेगा। दूत की बात सुनकर शार्क राज सोचने लगा और बिना वक्त गंवाए वहां से भागने लगा। तभी नीर ने त्रिशूल उठाया और एक गरजते स्वर में बोला, समुद्र मेरा है और मैं उसका। जो इसके संतुलन को बिगाड़ेगा वो नहीं बचेगा। नीर ने बड़े जोर से अपना त्रिशूल शार्क राज की ओर फेंका और गजब हो गया। नीर का त्रिशूल जल की बड़ी छलांगों को भेदता हुआ आखिरकार शार्क राज की छाती में घुस गया और शार्क राज का नाश हो गया। मैंने कर दिखाया। हम जीत गए साथियों,
हम जीत गए। आखिरकार नीर की बात सुनकर सब खुशी से झूम उठे। शार्क राज की हारी हुई सेना नीर की सेना में शामिल हो गई, साथ ही शार्क राज का दूत भी। आखिर सदियों का आतंक समाप्त हुआ और अटलांटिस को अपना असली वारिस मिल गया। सितारागंज नाम का एक गांव था और वहीं बलवान अपने माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था। बलवान बहुत ही आलसी था, जिस बात से उसका परिवार हमेशा परेशान और हताश रहता था। रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो? और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ, क्या तुम भी? अभी बस 2 बज रहे हैं, अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? तुम्हारे इस आलसी पने से हमारा परिवार कितना जूझ रहा है। पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं, वो जब भी आते हैं तुम उस वक्त सोते ही रहते हो। रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई, इसीलिए दिन में सो रहा हूँ। बलवान की इस आदत से बलवान का घर तो परेशान था ही, लेकिन पूरे गांव ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। धूमकेतु जी, कहाँ तरफ जा रहे हैं आप? बस चाय पीकर घर की तरफ। क्यों, क्या हुआ? आज तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने का अलग ही आनंद है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा बेटा तो आलसी है। तुमने एकदम पते की बात की है भाई। मेरे बेटे का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। बलवान के पिता वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं और बलवान को नींद से उठाकर उसे घर की परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अब भी बच्चों जैसे हो। पिताजी, क्या हम इस बारे में कल बात करें? मैंने रात भर जागकर शूरवीरों की तरह जंग जीती है। तुमने कैसी जंग जीती? ये क्या कह रहे हो? बलवान और उसके पिता दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी खिड़की से घुम्मड़ चाचा ने उनकी सारी बातें सुन ली। तो ये राज है। बलवान सिर्फ नाम से ही नहीं, असल में भी बलवान है। एक अनोखी जंग जीतकर हमारे गांव में आया है। ये बात सभी को बतानी होगी। घुम्मड़ चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चले गए। तब बलवान ने जंग की बात अच्छे से अपने पिताजी को बताई। जंग यानी मैंने पूरी रात मच्छर मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। ये भी कोई जंग की बात है? मैं तुमसे भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी। बचपन में उस ज्योतिष ने नहीं कहा था कि मैं बड़ा कामयाब राजा बनूंगा? इतना कहकर बलवान सो गया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए, खाना खा लीजिए। आधी अधूरी बात को सुनकर घुम्मड़ चाचा बलवान के शूरवीर होने की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़का गुणी है। मैं अच्छे से ये बात जानती थी। ये बात तो हमें हमारे गांव के राजा को बतानी चाहिए। घुम्मड़ चाचा और सभी गांव वाले मिलकर बलवान के शूरवीर होने की कहानी उस गांव के महाराज के पास सुनाने चले गए। हम आपसे हमारे गांव के शूरवीर 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले महापराक्रमी योद्धा बलवान के बारे में बताने आए हैं। हमारे राज्य में इतना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? राजा और प्रजा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उस शूरवीर के कई किस्से सुने हैं। उस शूरवीर के क्या कहने, बलवान जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। राजा ने प्रजा और मंत्री की बात सुनकर फैसला लिया कि बलवान से उनकी भेंट करवाई जाए। राजा के 2 सिपाही बलवान के घर चले गए। यहाँ कोई बलवान है? उन्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? एक शूरवीर की नींद कितनी जरूरी है। हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो। सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले जाते हैं।
राजा के पास पहुंचते ही बलवान को अपनी झूठ से डर लगने लगता है और वो दरबार की चकाचौंध देखकर सहम जाता है। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई ने पता चल गई तो राजा मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान, तुम ही मेरा सहारा हो, अब कृपया मेरी मदद करना। तो तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा? जी महाराज, अब लोगों ने मान रखा है, मैंने घमंड नहीं किया। राजा और बलवान बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंत्री भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आन पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे सब चोर चुरा कर ले जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े और अस्त्र उन्होंने चुरा लिए हैं। ये तो बड़ी समस्या की बात है, इसका तो कोई उपाय करना ही होगा। अरे हाँ, हमारे पास हमारे गांव का शूरवीर तो है ना, ये कार्य उन्हें सौंपा जाए। उनका तपोबल और महाबल यहाँ काम आएगा। महाराज के आदेश अनुसार बलवान को जंगल में छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ बलवान को कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात गए जंगल में मुझे अकेले छोड़ दिया। पता नहीं यहाँ क्या करूँगा, कैसे पकड़ूंगा उन चोरों को। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बलवान ठंड में कांपते हुए जंगल के अंदर चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे सुबह उठते ही खाने में मिलाकर खा लूंगा। बलवान अपने पास रखे खाने में उस बेहोशी की दवा को मिलाकर रख देता है और खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। बलवान के सो जाने के बाद वहाँ पर चोर आते हैं जो बलवान को सोता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, सरदार, ये देखो, कोई राहगीर सो रहा है और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं। सितारागंज में चोरी भी हो गई और इससे भी लूट लेंगे। कपड़े ले लो सारे, देखना उसमें गहने भी होंगे। हाँ हाँ, और इसके पास से सुगंध भी अच्छी आ रही है। जरूर अच्छा खाना रखा है इसके पास, हमें स्वादिष्ट खाने को खा लेना चाहिए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने बलवान के पास रखा हुआ खाना उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस खाने को खाकर यहाँ से चले जाएंगे। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। और जैसे ही उन डाकुओं ने खाना खाया तो वो सारे डाकू वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ राजा के 2 सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि शूरवीर बलवान सो रहे हैं और उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश कर रखा है। देखा हमारे शूरवीर को, डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम हर जगह जाकर इनकी वाहवाही करेंगे। सिपाही की बात सुनकर बलवान नींद से जाग उठा और उन डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये डाकू बेहोश कैसे हो गए? देखा, कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इन्हें बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिससे ये बेहोश हो गए, और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले गए। साथ ही उन्होंने राजा के सामने बलवान की शूरवीरता की बड़ी तारीफें की। वाह, अति उत्तम, ऐसा शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं। क्या बात है। उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा और उनके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। हमला? हमारे पास शूरवीर है, हमला! हाँ, हमारा शूरवीर योद्धा उन्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। आज तो मेरी पोल खुलनी तय है। अगर वहाँ नहीं गया तो राजा खत्म कर देंगे, और गया तो मुझे दूसरे राज्य वाले खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर बलवान को दिया और बलवान को वहाँ से भेज दिया। सितारागंज का राजपाट हमें चाहिए।
चाहे जैसे हम इसे लेकर रहेंगे। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि सितारागंज के राजा के पास एक शूरवीर है जो 100 लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। और उतने में उन्होंने देखा कि बलवान एक बड़े से हाथी पर बैठकर उनके सामने आ रहा है। हाथी जैसे जैसे उनके पास बढ़ता आ रहा है, दूसरे राज्य के राजा और सिपाही डरते जा रहे थे। देखा इसे, ये अकेला हमसे युद्ध करने आ रहा है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये कहकर राजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। बलवान जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा कि सब डरकर भाग चुके हैं। और जैसे ही सितारागंज के राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। अब से बलवान, तुम हमारे राज्य के युद्ध के प्रतीक हो। तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा।